गुड इवनिंग आप सभी को। जय हिंद। चलिए हम लोग क्लास शुरू करेंगे। आज आज का क्लास टाइम से ही चालू हो रहा है, तो आप लोग जुड़ जाइए। आज बिट्टू सर का क्लास नहीं है, तो आ जाइए आप लोग लाइव जुड़ जाइए। हम लोग शुरू करेंगे अब क्लास। चलिए ठीक है, तो शुरू करते हैं हम क्लास। पहला प्रश्न है आपका, जवाब दीजिएगा। पहला प्रश्न 1 नंबर प्रश्न है। 40 नंबर टेस्ट पेपर है आज। 40 नंबर है। 40 नंबर का पहला प्रश्न क्या है? पानी का घनत्व अधिकतम होता है। पानी या जल का घनत्व अधिकतम होता है कितने डिग्री सेल्सियस पर? आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। बी। एक का बी, 4 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि सेल्सियस। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? 4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का जो घनत्व है वह अधिकतम होता है। और आयतन क्या होता है? आयतन न्यूनतम होता है। न्यूनतम। न्यूनतम होता है क्या? आयतन। आयतन होता है। आयतन क्या होता है? न्यूनतम होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 2 नंबर। 2 नंबर प्रश्न है। 2 नंबर। सर सीवी रमन। सीवी रमन को भौतिक भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था। सर सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था भौतिकी के क्षेत्र में। कब मिला था? कब मिला था? ऑप्शन ए में 1928, बी में 1930, सी में 1932 और डी में 1950। क्या हो जाएगा आंसर? सीवी रमन को सर सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? क्या हो जाएगा इसका आंसर? आंसर हो जाएगा इसका बी, 1930 में। 1930 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला था। 2 का बी। चलिए आप लोग का सही आंसर है। 2 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3। 3 नंबर प्रश्न का जवाब दीजिएगा। क्या है? दूध उदाहरण है। दूध जो है वह उदाहरण है किसका? दूध जो है वह उदाहरण है किसका? क्या हो जाएगा आंसर इसमें? ए में हो जाएगा विलियन का। दूध जो है विलियन का उदाहरण है। बी में कोलाइड विलियन का उदाहरण है। सी में है इमल्सन का उदाहरण है। और डी में है वायु विलियन का उदाहरण है। क्या हो जाएगा आंसर? 3 का बी। 3 का बी नहीं होगा। 3 का क्या हो जाएगा? 3 का हो जाएगा सी नंबर। 3 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सी इमल्सन। दूध जो है इमल्सन का उदाहरण है। इमल्सन का उदाहरण है। 3 का सी। दूध जो है इमल्सन का उदाहरण है। इमल्सन का। और दूध में जो विटामिन पाया जाता है वो कौन कौन सा विटामिन पाया जाता है? दूध 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 जो है वो मिश्रण है किसका? वसा। वसा और जल का। वसा और जल होता है इसमें। वसा और जल होता है दूध में। और इसमें जो विटामिन पाया जाता है, आप लोगों को पता हो कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है? वसा में घुलनशील। वसा में इसमें वसा पाया जाता है और वसा में घुलनशील विटामिन कौन होता है? तो K E D A होता है। तो इसका मतलब ये सारा विटामिन इसमें पाया जाता है दूध में। और जल में घुलनशील कौन सा होता है? जल में होता है बी और सी। बी और सी होता है। तो यहाँ पर केवल बी होगा और सी नहीं होगा। सी नहीं होगा। दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। विटामिन सी को छोड़ के सारा विटामिन पाया जाता है, K E D A और बी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे अब। अगला प्रश्न है 4 नंबर। 4 नंबर प्रश्न है। एक पिकोग्राम एक पिकोग्राम एक पिकोग्राम बराबर कितना होता है? एक पिकोग्राम बराबर कितना ग्राम होता है? एक पिकोग्राम। एक पिकोग्राम क्या हो जाएगा? 10 के पावर 6 ग्राम, 10 के पावर 9 ग्राम,
10 के पावर माइनस 12 ग्राम और 10 के पावर माइनस 15 ग्राम, क्या हो जाएगा? 4 का बी, 4 का बी नहीं होगा, 4 का हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा 4 का? 4 का हो जाएगा सी, हो जाएगा आंसर सी। सी 10 के पावर माइनस 12 ग्राम, 10 के पावर माइनस 12 ग्राम हो जाएगा 1 पिकोग्राम बराबर। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 5 नंबर। स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए स्टील स्टील में कठोरता कठोरता प्रदान करने के लिए स्टील में कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है, यानी कि किसकी मात्रा बढ़ाई जाती है? स्टील को कठोर बनाने के लिए उसमें किसकी मात्रा बढ़ाई जाती है? ये स्पीडी सामान्य विज्ञान का मॉडल सेट का ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। स्पीडी है ये बुक, स्पीडी सामान्य विज्ञान। क्या हो जाएगा? स्टील की कठोरता कठोरता को बढ़ाने के लिए, यानी कठोरता को बढ़ाने के लिए इसमें किसकी मात्रा बढ़ाते हैं? स्टील की कठोरता में क्या हो जाएगा? कार्बन की मात्रा, बी में है मैग्नीज की मात्रा, सी में सिलिकॉन की और डी में है क्रोमियम की। क्या हो जाएगा आंसर? क्या हो जाएगा आंसर इसका? इसका आंसर हो जाएगा डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्रोमियम की मात्रा। यानी कि स्टील में कठोरता बढ़ाने के लिए इसमें क्रोमियम की मात्रा बढ़ाते हैं। क्रोमियम, कार्बन नहीं होगा, क्रोमियम हो जाएगा। क्रोमियम की मात्रा बढ़ाते हैं, कठोरता बढ़ाने के लिए क्रोमियम की मात्रा को बढ़ाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 6 नंबर। 6 नंबर प्रश्न है घरेलू 6 नंबर प्रश्न है घरेलू एलपीजी सिलेंडर में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं। दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं, क्यों? दाब मापक का दाब मापक दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं, क्यों? क्या हो जाएगा आंसर इसका? ए में है वे बहुत महंगे होते हैं इसलिए। बी में है ये एलपीजी सिलेंडरों में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकता इसलिए। सी में है इनका प्रयोग निरापद नहीं है। डी में है ये एलपीजी द्वारा चोक हो जाते हैं। एलपीजी द्वारा चौक हो जाते हैं। क्या हो जाएगा आंसर? 6 नंबर का क्या हो जाएगा आंसर? आंसर इसका डी हो जाएगा। डी हो जाएगा, एलपीजी द्वारा चौक हो जाता है। एलपीजी द्वारा चौक हो जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 7 नंबर। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग किस लिए होता है? क्रोमेटोग्राफी तकनीक का प्रयोग किस लिए किया जाता है? 6 नंबर का डी। 6 का डी हो गया है, सही था आंसर। 7 नंबर का बताइएगा। 7 नंबर प्रश्न का जवाब दीजिए। 7 नंबर प्रश्न का जवाब दीजिए, क्या है? क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है किस लिए? ए में रंगीन पदार्थों की पहचान करने के लिए, बी में पदार्थों की संरचना निर्धारण में और सी में है रंगीन पदार्थों के प्रभाव आसवन में। डी में है एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। क्रोमेटोग्राफी का तकनीक का प्रयोग कहां पर करते हैं? क्या हो जाएगा आंसर? 7 का ए नहीं होगा। 7 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 7 का सी, रंगीन पदार्थों के प्रभाव आसवन में किया जाता है। रंगीन पदार्थों के प्रभाव आसवन में किया जाता है क्रोमेटोग्राफी का प्रयोग रंगीन पदार्थों के प्रभाव आसवन में किया जाता है। सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 8 नंबर। 8 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से
कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित है? सिरके में, यानी कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में 8 का बी, 8 का बी। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? 8 का बी नहीं होगा। बताइए आप लोग, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? डी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी, एसिटिक अम्ल। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, साइट्रिक नहीं, एसिटिक अम्ल। डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 9 नंबर। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र, ये वाला प्रश्न बराबर आ जाता है, हर सेट में कभी ना कभी आ जाता है ये वाला प्रश्न, और एग्जाम में भी पूछा जाता है, या तो प्लास्टर ऑफ पेरिस या जिप्सम का रासायनिक सूत्र पूछा जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा इसको। क्या हो जाएगा इसका? 9 का डी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। 9 का डी, 9 का डी नहीं होगा। ये जो है कैल्शियम सल्फेट, और ये 2H2O है, ये जिप्सम का है। जिप्सम, जिप्सम का है ये। 9 का सी। यहाँ पर थोड़ा आंसर में सी और बी में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्योंकि इसका जो रासायनिक सूत्र होता है CaSO4, CaSO4, और हाफ हाफ H2O होता है, हाफ H2O। तो सी भी सही होगा और बी भी सही होगा, लेकिन हाफ H2O लगा देंगे तो दोनों सही हो जाएगा। तो सी को ही मान लेते हैं। क्या हो जाएगा? हाफ H2O हो जाएगा। CaSO4 इंटू हाफ H2O, ये हो जाएगा इसका रासायनिक सूत्र। यहाँ पर मिसप्रिंट है, हाफ हो जाएगा, या यहाँ पर भी अगर हाफ कर देंगे तो वो भी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? CaSO4 इंटू हाफ H2 हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 10 नंबर। निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है? निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है? यहाँ पर दिया गया है हीरा, हीरा, कोयला, ग्रेफाइट। किसमें कार्बन नहीं है? कार्बन की मात्रा किसमें नहीं है? एग्जाम में आपको ऐसा कंफ्यूजन वाला प्रश्न नहीं आएगा। ये बुक है, बुक में थोड़ा मिसप्रिंट हो सकता है, लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं होगा। एग्जाम में या तो गलत वाला देगा या तो सही वाला, सही एक ही रहेगा उसमें। इसलिए सही वाला याद रखिए कि उसको सही रासायनिक सूत्र क्या होता है, उसके बाद गलत कितना भी दे देगा तो आप पकड़ लीजिएगा। यहाँ बुक में थोड़ा मिसप्रिंट हो सकता है, लेकिन एग्जाम वाला जो क्वेश्चन होता है उसमें मिसप्रिंट नहीं रहता है, वहाँ कंफ्यूजन नहीं होगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 10 का सी, 10 का सी नहीं होगा। कोयला में कार्बन की मात्रा नहीं होती है क्या? आप लोगों को पता है कि कोयला जो होता है, कोयला, कार्बन कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयला को उच्च कोटि, निम्न कोटि में बांटा गया है। फिर भी कह रहे हैं कि कोयला आंसर होगा। यहाँ पर प्रश्न है क्या? किसमें कार्बन की मात्रा नहीं होती है? कार्बन की मात्रा किसमें नहीं होती है? तो ये हीरा और ग्रेफाइट कार्बन का अप्रूव ही है, तो उसमें होगा ही। और ये कोयला है, कोयला में कार्बन होता ही है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? डी हो जाएगा। विकास कुमार जी, डी सही। आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, क्योंकि ग्रेफाइट
हीरा और कोयला तीनों में कार्बन की मात्रा होती है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 11 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर नीचे है, इसको देख लेते हैं। ऑप्शन उसका उस साइड है। क्या है प्रश्न? सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। ऊर्जा का निर्माण होता है। सूर्य में जो ऊर्जा का निर्माण होता है, सूर्य में जो ऊर्जा का निर्माण होता है वह किसके संलयन से होता है? इसका आंसर देखेंगे, इस पेज में देखेंगे, क्योंकि आप ऑप्शन इसका इधर ही दिया दिया है, तो देख लेंगे इधर ही। क्या हो जाएगा? सूर्य में जो ऊर्जा होता है वह किसके द्वारा होता है? सूर्य में ऊर्जा होता है किसके द्वारा? ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर। ए में है नाभिकीय विखंडन के द्वारा, बी में है नाभिकीय संलयन के द्वारा, और सी में ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण अभिक्रिया के द्वारा, और डी में है अवकरण अभिक्रिया के द्वारा। क्या हो जाएगा आंसर? सूर्य में ऊर्जा होता है वह किसके द्वारा होता है? सूर्य में जो ऊर्जा होता है, विद्वान जो ऊर्जा होता है वह किसके द्वारा होता है? 11 का बी, 11 का बी हो जाएगा। चलिए सही आंसर है 11 का बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नाभिकीय संलयन के द्वारा। नाभिकीय संलयन के द्वारा सूर्य में ऊर्जा ऊर्जा होता है। 11 का बी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 12 नंबर। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? बहुत ही सिंपल प्रश्न है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? क्या है? ए में एस्कॉर्बिक अम्ल, बी में थाइमिन, सी में साइट्रिक अम्ल, और डी में क्या? टार्टेरिक अम्ल। क्या हो जाएगा? 12 का ए। 12 का ए। चलिए बिल्कुल सही आंसर है आपका। 12 का ए हो जाएगा। एस्कॉर्बिक अम्ल हो जाएगा, एस्कॉर्बिक अम्ल। और ये थाइमिन कौन सा है? विटामिन बी का है, विटामिन बी का। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 13 नंबर। निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? यानी कि लोहा जो प्राप्त किया जाता है वह किस खनिज के द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? लोहा प्राप्त किया जाता है किस खनिज के द्वारा? खनिज यहाँ पर दिया गया है, 4 खनिज का नाम दिया गया है इसमें। 12 का ए, 12 का हो गया है, 13 का बताइएगा। 13 नंबर प्रश्न का 13 का डी। 13 का क्या हो जाएगा? डी। 13 का सही आंसर है डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हेमेटाइट। हेमेटाइट। लोहा जो प्राप्त किया जाता है वह हेमेटाइट अयस्क से, हेमेटाइट अयस्क से। 13 का डी सही आंसर है आप लोगों का। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है। एक कार बैटरी यानी कार की जो बैटरी होती है उसमें विद्युत अपघट्य होता है, विद्युत अपघट्य होता है। ऑप्शन में है, ऑप्शन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, बी में सल्फ्यूरिक अम्ल, और सी में नाइट्रिक अम्ल, डी में अशुद्ध जल। क्या हो जाएगा? विद्युत अपघट्य क्या होता है? कार बैटरी में, कार बैटरी में विद्युत अपघट्य के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? 14 का बी, सल्फ्यूरिक अम्ल। चलिए सही आंसर है आपका। 14 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2SO4 होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 15 नंबर। यदि किसी ऐनक किसी यदि किसी ऐनक के लेंसों की शक्ति प्लस प्लस 2 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? ऐनक का मतलब आप लोग समझ गए होंगे। ऐनक हम लोग बचपन में पढ़ते थे, ए से ऐनक, वही वाला ऐनक। ऐनक मतलब क्या होता है? आईना। क्या है? यदि किसी ऐनक के लेंसों की शक्ति
प्लस 2 डायोप्टर हो तो इसकी फोकस दूरी क्या होगा? फोकस दूरी क्या होगा? तो पावर जो होता है सती पी बराबर होता है 1/f होता है, पी बराबर 1/f होता है। और अगर सेंटीमीटर में अगर पूछे तो क्या हो जाएगा? पी बराबर हो जाएगा 100/f हो जाएगा। पावर कितना दिया गया है? +2 है, तो यहाँ पी के जगह पर हम 2 लिख देंगे, 2 लिख देंगे और 2 से ये कट जाएगा, 50 मरतबे, 50 मरतबे। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा? फोकस दूरी कितना हो जाएगा? 50 सेंटीमीटर हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी हो जाएगा। भूलना नहीं होगा, ये सब काम देगा आगे, ये सब प्रश्न काम देगा। रिवीजन करते रहिए इस सबको। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 16 नंबर। 16 नंबर है 100 वाट का बिजली, 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली खर्च होगा, बिजली कितना खर्च होगा? यूनिट में बताना है। अगर 100 वाट का बल्ब 100 वाट का बल्ब अगर 10 घंटा जले तो बिजली खर्च होगा कितना? यूनिट में बताना है कितना बिजली खर्च होगा। 16 का सी, 16 का सी नहीं होगा आंसर। क्या हो जाएगा आंसर इसका? 100 वाट का बिजली का बल्ब है, 100 वाट का, 100 वाट है, 100 वाट है और 10 घंटा जलेगा। 10 से इसमें गुना कर देंगे, 10 से गुना कर देंगे और इसमें 1000 से अगर यूनिट में निकालना है, इकाई में निकालना है तो 1000 से फिर इसमें भाग दे देंगे, तो 1000 से ये कट जाएगा, कट जाएगा तो क्या बचेगा? एक बचेगा, तो क्या हो जाएगा? 1 इकाई हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बी, 1 इकाई हो जाएगा, 1 इकाई हो जाएगा। 16 नंबर का क्या हो जाएगा? 1 इकाई, 16 का बी 1 इकाई। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 17 नंबर। भारी पानी वह होता है, भारी पानी, भारी पानी या भारी जल, जिसे क्या डिटुओ के नाम से जानते हैं, डिटुओ, भारी पानी डिटुओ के नाम से जानते हैं। भारी पानी वह है, भारी पानी वह होता है। इसमें मतलब प्रश्न जो है, प्रश्न वह आंसर के साथ ही पूरा हो जाएगा। तो आंसर पहले देखना इसका क्या हो जाएगा। आंसर ए में क्या है? जिसका तापमान 4 डिग्री सेल्सियस पर स्थिर रखा जाता है उसे भारी पानी कहते हैं, या जिसमें कैल्शियम और पोटेशियम के अविलेय लवण होता है। सी में है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप्स ले लेता है। आंसर आप लोगों को मिल गया होगा। 17 का ए नहीं होगा, 17 का ए गलत है, सी, अंशिका। 17 का सी आप लोग का सही आने लगा, आंसर क्या हो जाएगा? सी। अब डी को देखने का जरूरत भी नहीं है, क्या हो जाएगा? 17 का सी हो जाएगा, सी, जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप्स ले लेता है, हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप्स ले लेता है। ये D2O जो है, ड्यूटीरियम ऑक्साइड, ड्यूटीरियम ऑक्साइड जो है हाइड्रोजन का ही समस्थानिक है, इसलिए क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा, हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप्स ले लेता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न है ठंड के दिनों में लोहे के गुटके, ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी, लोहे और लकड़ी, लकड़ी तो प्रातः काल छुए तो, यानी कि छूने पर लोहे का गुटका ठंडा लगता है, लकड़ी की तुलना में लोहे का गुटका जो है वह अधिक ठंडा लगता है। इसका कारण क्या है बताइएगा आप लोग। ऑप्शन ए में है लोहे के गुटके का ताप लकड़ी के गुटके से कम होता है। बी में है लकड़ी की तुलना में लोहा का उष्मा, लोहा, लकड़ी की तुलना में लोहा जो है उष्मा का अच्छा चालक है। और
17 का बी, 17 का बी। चलिए बी सही आंसर है। बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा आंसर, क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा जो होता है, लोहा जो होता है उष्मा का चालक होता है। इसीलिए अगर लोहा को अगर गर्म करे तो गर्म भी सबसे अधिक होगा लोहा ही, और ठंडा भी अगर होगा तो सबसे ज्यादा लोहा ही ठंडा होगा। और बी आंसर हो गया तो सी डी को छोड़ देते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। 19 नंबर प्रश्न देखिएगा आप लोग, क्या है 19 नंबर। हवा में, हवा या वायुमंडल में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है वह कौन सा है? ये प्रश्न हो गया। अब चलिए इसका आंसर देखते हैं। और यहाँ हो गया इसका ऑप्शन हो गया, ऑप्शन हो गया हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। क्या हो जाएगा? वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सा गैस पाया जाता है? राम 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 राम। प्रश्न का जवाब दीजिए, क्लास कीजिए। क्या हो जाएगा आंसर इसका? नाइट्रोजन हो जाएगा। चलिए सही आंसर है नाइट्रोजन, डी हो जाएगा नाइट्रोजन। अगला प्रश्न देखेंगे 20 नंबर। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। चलिए आंसर सही है आप लोगों का। क्या हो जाएगा? बृहस्पति हो जाएगा, बृहस्पति हो जाएगा। और बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? यानी कि सबसे बड़ा उपग्रह जो है गैनीमीड है, गैनीमीड, गैनीमीड है, गैनीमीड है सबसे बड़ा उपग्रह, जो किसका है? बृहस्पति का है। सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमीड है, और बृहस्पति का उपग्रह है, यह बृहस्पति का उपग्रह है। मंगल का दो उपग्रह होता है, दो उपग्रह कौन होता है? फोबोस, फोबोस होता है और डीमोज होता है, फोबोस और डीमोज होता है। और ये शनि का जो उपग्रह होता है कौन सा? टाइटन होता है, टाइटन। शनि का उपग्रह कौन सा है? टाइटन है, डीमोज। शनि का क्या हो जाएगा? टाइटन हो जाएगा। और पृथ्वी का तो आप लोगों को पता होगा, चंद्रमा, चंद्रमा। पृथ्वी का क्या हो जाएगा? एकमात्र उपग्रह पृथ्वी का चंद्रमा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 21 नंबर। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? यानी कि पैमाना कौन सा है, मापक यंत्र कौन सा है? सेल्सियस में मापना है। सेल्सियस में मानव शरीर का सामान्य ताप कितना हो जाएगा? चंदा मामा। हाँ, चंदा मामा क्या है? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। ये वाला प्रश्न का जवाब दीजिए 21 नंबर का। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य ताप कितना हो जाएगा? 21 का बी, 21 का बी। आप लोग गलत जवाब दे रहे हैं, फंस गए आप लोग ऑप्शन के चक्कर में। सेल्सियस में यहाँ पर पूछा जा रहा है, सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होगा? और ये जो होता है 98.6 डिग्री होता है फॉरेन हाइट में। फॉरेन हाइट में होता है 98.6 डिग्री। और सेल्सियस में क्या हो जाएगा? 37 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा, 37 डिग्री सेल्सियस। लगभग में बोल सकते हैं इसको, लगभग में क्या है? 37 है लगभग में। अब इसको 37.1 या 2 ऐसे नहीं बोलेंगे, 37 ही बोलेंगे, लगभग 37। और फॉरेन हाइट में पूछेगा तो कितना हो जाएगा? 98.6 डिग्री फॉरेन हाइट। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 22 नंबर। परमाणु नाभिक के अवयव है। परमाणु, परमाणु के नाभिक में, परमाणु के नाभिक में कौन कौन सा कण होता है? परमाणु के नाभिक में केल्विन 310, 310 केल्विन। हाँ, केल्विन में क्या हो जाएगा? 310 हो जाएगा। चलिए वो भी याद रखना जरूरी है। केल्विन में क्या हो जाएगा? केल्विन में, केल्विन में हो जाएगा 310, 310। चलिए ये प्रश्न का जवाब दीजिए 22 नंबर का। परमाणु नाभिक में
नाभिक के अवयव कौन सा है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। बी में है इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, सी में है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या हो जाएगा? परमाणु के नाभिक में क्या होता है? 22 का सी, 22 का सी हो जाएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो जाएगा। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित रहता है। और इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है? परमाणु के बाहरी कक्षा में चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन। और परमाणु भार जो हम लोग निकालते हैं उसमें किसका उपयोग करते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ही। ये नाभिक का जो कण है इसका ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है या द्रव्यमान जो होता है वो प्रोटॉन के बराबर ही होता है। आवेश ऋणात्मक धनात्मक होता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 23 नंबर, मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन कौन सा है? यानी कि मच्छर भगाने वाला जो दवा होता है उसमें सक्रिय रसायन, सक्रिय रसायन, सक्रिय रसायन कौन सा है? मच्छर भगाने वाले दवा में सक्रिय रसायन कौन सा है? क्या हो जाएगा आंसर इसका? 23 का डी, 23 का डी नहीं होगा। मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय, सक्रिय कौन सा है? सक्रिय रसायन 23 का ए, 23 का ए, 23 का ए है सही आंसर है। 23 का ए, एलिथ्रीन। क्या हो जाएगा? एलिथ्रीन हो जाएगा। मच्छर भगाने वाले दवा में एलिथ्रीन का प्रयोग किया जाता है, एलिथ्रीन। क्या हो जाएगा? एलिथ्रीन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 24 नंबर, किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप, किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप, आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें यहाँ पर देखना है ऑप्शन में, न्यूट्रॉनों की संख्या वही होती है परंतु प्रोटॉन की संख्या भिन्न होती है। नाभिक में परमाणु के नाभिक में क्या होता है? न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। तो इसके बारे में कहा जा रहा है कि न्यूट्रॉनों की संख्या वही होती है परंतु प्रोटॉन की संख्या भिन्न होती है। यानी कि न्यूट्रॉन की संख्या स्थिर रहता है और प्रोटॉन का अलग अलग होता है। दूसरा है क्या? प्रोटॉन की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है, यानी कि न्यूट्रॉन की संख्या बदलती है। और सी में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या वही होती है परंतु इलेक्ट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। तो आंसर इसी में है, डी नंबर देखने का जरूरत नहीं है। क्या हो जाएगा? 24 का ए नहीं होगा। 24 का हो जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यहाँ पर क्या है? प्रोटॉन की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। ये हो जाएगा बी नंबर, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। 24 का क्या हो जाएगा आंसर? बी हो जाएगा, बी। प्रोटॉन की संख्या वही रहती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या बदलती है, न्यूट्रॉन की संख्या बदलती है। क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन की संख्या, परमाणु संख्या में न्यूट्रॉन की संख्या बदलती है और प्रोटॉन की संख्या स्थिर रहती है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 25 नंबर। 25 नंबर है 20 वर्ष, 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या लगभग होगी कितनी? यानी कि 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होगी? 20 वर्ष कहने का मतलब है कि वयस्क मानव है। वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? डी गलत है। आदिल शकील 208, 208 भी गलत है। वयस्क मानव में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 25 का डी हो जाएगा, 25 का डी हो जाएगा। लेकिन आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। 206 लक्ष्मण, 206, 206 हो जाएगा, डी हो जाएगा आंसर इसका। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? डी, इनमें से कोई नहीं। और आंसर जो होगा इसका हो जाएगा 206, 206 हड्डी होता है 20 वर्ष की आयु में या वयस्क मानव के शरीर में 206 हड्डी होता है, 206। इसका आंसर हो जाएगा प्रश्न का इनमें से कोई नहीं, डी। अगला प्रश्न देखेंगे
26 नंबर प्रश्न है, स्त्रियों की तुलना में, प्रश्न ध्यान से देखिएगा आप लोग, स्त्रियों की तुलना में पुरुष वर्णांधता से अधिक पीड़ित हो सकता है। यानी कि स्त्रियों की तुलना में पुरुष जो होता है, पुरुष वर्णांधता बीमारी जो है वह पुरुष में अधिक होता है। वर्णांधता की बीमारी पुरुषों में महिला की तुलना में अधिक होता है। क्यों, इसका क्या कारण है? ऑप्शन में है यहाँ पर, वे अधिक मानसिक तनाव से गुजरते हैं। यानी कहने का मतलब है कि पुरुष जो होता है अधिक मानसिक तनाव से गुजरता है। बी में है, वे अधिक देर घर से बाहर रहते हैं। सी में है, उनमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है। डी में है, उनमें साधारणतः कम चर्बी होती है। बताइए आप लोग आंसर। 26 का सी, 26 का क्या हो जाएगा? सी। चलिए सही आंसर है 26 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सी, उनमें केवल एक एक एक्स क्रोमोसोम होता है। यानी कि पुरुष का जो होता है क्रोमोसोम, उसमें क्या होता है? एक्स और वाई होता है। पुरुष में क्या होता है? मेल में एक्स वाई होता है, और फीमेल में क्या होता है? फीमेल में क्या होता है? एक्स और एक्स होता है। फीमेल में एक्स और एक्स होता है। 26 का सी हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे प्रश्न। अगला प्रश्न 27 नंबर, बिजली की खपत किसके मापन पर आधारित है? बिजली की खपत, बिजली बिजली की खपत किसके मापन पर, यानी बिजली खपत को मापा जाता है किसमें? बिजली खपत को किसमें मापा जाता है? सी। सी, प्रश्न संख्या लिखिएगा, कौन से प्रश्न का आंसर आप दे रहे हैं? 27 का ए, 27 का ए वाट सही आंसर है। 27 का क्या हो जाएगा? इसमें क्या है? वाट दिया गया है, ओम है, एम्पियर है, वोल्टेज है। ओम जो है प्रतिरोध का मात्रक है, प्रतिरोध, प्रतिरोध का। और एम्पियर किसका है? एम्पियर धारा का है, धारा का है। और ये वाट जो है, वाट, वाट बिजली की खपत जो है तो मापते हैं किसमें? वाट में मापते हैं। तो क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा, केवल एक हो जाएगा, केवल एक। आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला ये 40 नंबर टेस्ट पेपर का हो गया। 27 प्रश्न था टोटल इसमें। अब देख